हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम बैंकों का राष्ट्रीयकरण एवं बैंकिंग ढांचा से संबंधित हम डिटेल से जानने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग कंटिन्यू एंड तक बने रहेगा। ये मेंस एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से आप लोग जान जाएंगे कि कैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, कैसे हमारी बैंकिंग ढांचा है, कैसे प्रणाली सिस्टम है, उनको हम यहाँ पर डिटेल से जानने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग कंटिन्यू वीडियो को एक दो बार अवश्य देख लीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट में बताइए कि आप लोग को वीडियो एक कैसा लगा। तो प्लस यहाँ पे चलते हैं, बैंकों का राष्ट्रीयकरण एवं बैंकिंग ढांचा को देखते हैं डिटेल से। बैंकों का राष्ट्रीयकरण जिसे हम नेशनलाइज कहते हैं, नेशनलाइजेशन जो हमारा होता है, एक बार टाइम पे क्या होता है, इंदिरा गांधी के शासनकाल में क्या है, बैंकों का काफ़ी मात्रा में राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो हम यहाँ पे देखते हैं नेशनलाइजेशन। निजी बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मुनाफा कमाना रहता है। क्या होता है? निजी बैंक के जो होते हैं वो तो चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या उनको मुनाफा हो, जिस कारण वे न तो सस्ता रेट देना चाहते हैं और न ही ग्रामीण क्षेत्र में अपना प्रसार करें, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में उनको उतना क्या है, मुनाफा नहीं होता है। और ग्रामीण किसानों को क्या है, वो सब रेट देकर उतना मुनाफा नहीं कमा पाते हैं। इस कारण भारत में क्या है, 1969 के दौरान निजी बैंकों का सरकारी द्वारा क्या है, राष्ट्रीयकरण किया गया। तो यह कब किया गया था? तो यह 1969 में किया गया था। राष्ट्रीयकरण में निजी बैंकों को सरकार द्वारा क्या है, खरीद लिया गया, अर्थात कुल अंश पूंजी का 50% से अधिक भाग सरकार का हो गया। यही बैंकों का राष्ट्रीयकरण कहलाता है। क्या है, राष्ट्रीयकरण तेजी से क्या है, बैंकों जो सरकार द्वारा क्या है, बैंकों को खरीद लिया गया, 50% से ज़्यादा क्या है, उसकी हिस्सेदारी ले ली गई। यही जो किया गया, यही कार्य हमारा क्या है, राष्ट्रीयकरण कहलाता है। ये रहा राष्ट्रीयकरण किसे कहते हैं, उसको हमने जान लिया। 19 जुलाई 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। केवल उन्हीं बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया जिनकी जमा पूंजी 50 करोड़ से अधिक थी। इसमें हमारा आता है बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आता है, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक उस भी सम्मिलित में है, इंडियन ओवरसीज बैंक, इलाहाबाद बैंक। देखिए, इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक ये दोनों अलग अलग बैंक थे। अब क्या है, इलाहाबाद को इंडियन बैंक में क्या है, मर्ज कर दिया गया है। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक आदि कुछ सम्मिलित थे। 14 बैंक थे जिनकी क्या है, जमा पूंजी 50 करोड़ से अधिक थी, उनको राष्ट्रीयकरण किया गया। अब 15 अप्रैल 1980 में 6 और बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया जिनकी जमा पूंजी 200 करोड़ से अधिक थी। अब उनका राष्ट्रीयकरण किया गया। इसमें हमारा था आंध्र प्रदेश बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब तथा सिंध बैंक, विजया बैंक। ये सम्मिलित थे 6 बैंक। इस तरह देश में कुल राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 14 और 6 मिलकर कितने हुए, 20 हो गए। लेकिन बाद में 1993 से न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में कर दिया गया, जिससे कुल राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या घटकर 19 रह गई। वर्तमान में कुल राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 19 है। शेड्यूल बैंक यानी अनुसूचित बैंक के बारे में देख लेते हैं। अनुसूचित बैंक जिसे शेड्यूल बैंक कहते हैं, वे बैंक है जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की अनुसूची 2 में सम्मिलित कर लिया जाता है। अनुसूचित बैंक रिजर्व बैंक से बैंक दर पर ऋण प्राप्त कर सकते हैं। अनुसूचित बैंक बनने के लिए शर्तें क्या चाहिए? 5 लाख की पूंजी जरूरी है, विश्वास हो कि जनता के हित में कार्य करेंगे। दूसरा हमारा वाणिज्यिक बैंक आता है, जिसे हम कमर्शियल बैंक कहते हैं। वाणिज्यिक बैंक, ये बैंक भारतीय बैंकिंग अधिनियम 1949 के तहत अपना पंजीकृत कराते हैं एवं इनका मुख्य कार्य आधारभूत बैंकिंग सुविधाएं देना होता है, ऋण लेना देना होता है। भारत के 99% बैंक स्वयं को अनुसूचित बैंक की तरह पंजीकृत कराते हैं। वर्तमान समय में देश में कुल वाणिज्यिक बैंक की संख्या की बात करें तो 93 है।
वाणिज्यिक बैंक की कार्य है। इसमें मुख्य कार्य क्या होता है, जमा लेना एवं ऋण देना होता है। मुख्य कार्य होता है, एक गौड़ कार्य होता है पैसा इकट्ठा करना, मनी ट्रांसफर करना, विदेशी मुद्रा क्रय विक्रय लाकर सुविधा, ये हमारा उसका गौड़ विषय है। ये दो उसका प्रमुख कार्य है। ग्रामीण विकास बैंक, इसे हम रूरल डेवलपमेंट बैंक कहते हैं। रूरल डेवलपमेंट बैंक, जो बैंक ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और बैंकिंग सुविधाओं के लिए कार्य करते हैं, जैसे के लिए हमारा नाबार्ड है, आईडीबीआई है, ये सब क्या है, ग्रामीण बैंक के अंतर्गत हैं। सरकारी एवं जो सरकारी, निजी एवं विदेशी बैंक, जिसमें हमारा सरकारी बैंक में यदि अंश पूंजी का 50% से अधिक भाग क्या है, सरकार के पास है, 50% या उससे अधिक है तो भारतीय स्टेट बैंक एवं 19 जो अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक है उनका क्या है, 50% से अधिक भाग क्या है, सरकार के पास है, तो वह सब राष्ट्रीय बैंक है। दूसरा निजी बैंक, यदि अंश पूंजी का 50% निजी लोगों के पास है तो इसमें हमारा ICICI है, एक्सिस बैंक है, कर्नाटक बैंक है, ये सब क्या है, निजी बैंक है। विदेशी बैंक में यदि अंश पूंजी का 50% विदेशी नागरिकों के पास हो तो इसे बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी बैंक, यह सब क्या है, विदेशी बैंक है। अब आता है सहकारी बैंक, जिसे कोऑपरेटिव बैंक कहते हैं। सहकारी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित होते हैं एवं बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 और बैंकिंग कानूनी अधिनियम 1965 द्वारा क्या है, शासित होते हैं। ये एक प्रकार के खुदरा बैंक हैं और जो जमा लेते हैं और पैसा उधार देते हैं। ये बैंक शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में क्या है, कार्य करते हैं एवं छोटे आकार के उद्योग को ये वित्त पोषित करते हैं। छोटे आकारों को इन पैसा देकर उनकी क्या है, उद्योग को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध होते हैं। एक आता है नॉन शेड्यूल्ड बैंक, गैर अनुसूचित बैंक। गैर अनुसूचित बैंक वे बैंक होते हैं जो कि रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की सेकेंड अनुसूची में सम्मिलित नहीं होते हैं। इन बैंकों को रिजर्व बैंक के नगद आरक्षी अनुपात CRR के नियमों का पालन करना होता है, परंतु उन्हें ये सुविधाएं दी जाती है कि वे इस राशि को रिजर्व बैंक के पास जमा न कराकर स्वयं के पास रख सकते हैं। गैर अनुसूचित बैंक RBI से ऋण नहीं ले सकते, परंतु आपातकालीन स्थिति में रिजर्व बैंक उन्हें ऋण दे सकता है। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण और इसमें कितने प्रकार के बैंक होते हैं, निजी बैंक कौन होते हैं, सरकारी बैंक किसे और विदेशी बैंक कौन होते हैं, उनको हमने यहाँ पे डिटेल्स से देखने का प्रयास किया। हम छोटे छोटे टॉपिक के माध्यम से हम पूरे इकोनॉमी को कवर करेंगे। पहले हम अर्थशास्त्र को जान लिए, बैंकिंग सुविधाओं, इसी प्रकार हम सभी को डिटेल्स डालेंगे, फिर हम बजट के बारे में देख लेंगे। इसी प्रकार हम डिटेल से छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से सब देखेंगे। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू एंड तक एक दो बार देखिएगा, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना कभी ना भूलिए। आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।